हेलो ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है यूजीसी नेट मैनेजमेंट का एक और टॉपिक जो कि यूनिट 2 से रिलेटेड है, दैट इज़ इंसेंटिव, जो कि मेन टॉपिक है राइट यूनिट 2 का। ये लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं यूनिट 2 का, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कोई टॉपिक नहीं कराऊंगा। इसके बाद जो है हम डायरेक्ट यूनिट 4 पर चलेंगे, स्किप करेंगे यूनिट 3 को, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ HRD है, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन आएंगे मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें से हमें जो है सिर्फ वन ही इसमें जो है तो HRD ही पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसको बाद में आपको करा दूँगा। यस, अपन ने यूनिट 2 तो पढ़ी ही है ना, तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स है और थर्ड वाला भी है, बट मैं अभी आपको फोर्थ वाला करा रहा हूँ जो कि है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है। जिससे क्वेश्चंस शायद आपको बनने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, ठीक है। आपको आएंगे भी, तो हम पहले और आगे पीछे करेंगे, ऐसा नहीं कि यूनिट 3 छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है अभी यूनिट 2 का ये टॉपिक करते हैं स्टार्ट, और देखते हैं। इसको भी हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ पढ़ना तो है, ठीक है। और हो सकता हो वीडियो 10 मिनट्स से ऊपर जाए या 15 मिनट्स करीब करीब आसपास होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है हमारा इंसेंटिव। इंसेंटिव किसको बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में इंसेंटिव का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके साथ में उसके क्या टाइप्स जो फॉलोज किए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और साथ ही साथ ऐसे कौन से इंसेंटिव प्लान्स हैं जो कि हमें काम में आते हैं। ये इंसेंटिव प्लान्स आपको सिर्फ और सिर्फ HRM में नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी जो है इनके प्रैक्टिकल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या है, चलिए ओके। और लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ओके। चलिए, तो इंसेंटिव क्या है। इंसेंटिव जो है, यहाँ मैंने एक डेफिनेशन दे रखी है, जैसे जॉर्ज आर टेरी ने बोला है कि इंसेंटिव का मतलब क्या होता है ना, जो क्या बताता है, टेंडेंसी बताता है टू इंसाइट एक्शन, ठीक है। कि किस तरीके से जो एक्शन होना है वो किस टेंडेंसी से होना है, या इंसाइट करता है, उसको बताता है, ठीक है। मतलब एक तरीके का ये स्टिमुलस है, अ रीज़न टू डू, एक ऐसा कारण जो कि काम करवाता है लोगों से, ठीक है। इट कैन बी एंजाइटी, वरीज और फियर, होप, प्रेस्टीज, मनी, सिक्योरिटी एंड सो ऑन। ये अलग अलग तरीके का हो सकता है। ये एंजाइटी भी हो सकती है किसी के लिए, जो है संकट का कारण हो सकता है, किसी का डर हो सकता है, किसी के लिए एक आशा हो सकती है। तो इंसेंटिव अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। और तो वही इन्होंने बताया है कि किसी को मनी के फॉर्म में दिया, किसी को प्रेस्टीज के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता क्या एक्चुअल में, वो हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। और ये फोकस जो है करता है किसके ऊपर करता है, तो व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन कैन डू टू फॉस्टर एम्प्लॉयज़ करियर डेवलपमेंट। जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो क्या करती है अपने एम्प्लॉयज़ का करियर डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। उसके ऊपर जो है ये फोकस होता है, ठीक है। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके करियर की ओर बढ़ाता है, किसको, एम्प्लॉयज़ को डेवलप करता है। चलिए तो देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आओ, चलिए ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, टाइप ऑफ इंसेंटिव्स। टाइप ऑफ इंसेंटिव्स किस तरीके के इंसेंटिव होते हैं, तो मेनली दो होते हैं। यहाँ आपको पॉजिटिव दिख रहा है और एक होता है नेगेटिव, दोनों हम अभी देखेंगे। पॉजिटिव टाइप ऑफ इंसेंटिव्स क्या होता है, और इनको डिस्कस करने के बाद हम इनके प्लान्स डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हम देखते हैं टाइप ऑफ इंसेंटिव, मतलब पॉजिटिव इंसेंटिव्स, ठीक है। पॉजिटिव इंसेंटिव में जैसे कि हम किसी भी एम्प्लॉय को प्रेज़ करते हैं, या इनकरेजमेंट जो है उसको इनकरेज करना, ठीक है। तो इनके अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। मैं आपको वो तरीके भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम प्रेज़ और इनकरेज करते हैं, ठीक है। तो इनकरेज करना, प्रेज़ करना, फिर कॉन्फिडेंस उनमें लाना, फेथ लाना, उनमें भरोसा लाना, जिससे वो पॉजिटिवली जो है इंसेंटिव उनको मिलता रहे और वो मोटिवेट होते रहें, ठीक है। इसके अलावा होता है राइवलरी एंड कंपटीशन, है ना। उनके सामने कॉम्पिटिटिव खड़ा कर देना, और वो इसीलिए भी क्योंकि हो सकता है एक पर्सन काम कर रहा हो, एक नया पर्सन और ले आए हम। किसी भी कंपनी के कभी कभी दो CEO होते हैं,
राइट, आपने देखा होगा। तो कहीं ना एफिशिएंसी जो बेटर करने की होती है, जो पिछला वाला जो एम्प्लॉई है, जैसे कोई भी वर्कर है उसके साथ में अगर कोई दूसरा वर्क करेगा तो उससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। नाउ लास्ट है करेक्शंस। और करेक्शंस, हम जब करेक्शंस करते हैं तो उन्हें सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करना भी जो है इंसेंटिव के फॉर्म में गिना जाता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए पॉजिटिव इंसेंटिव्स। नेक्स्ट जो है वो है नेगेटिव इंसेंटिव्स। नेगेटिव इंसेंटिव्स क्या होते हैं? तो नेगेटिव इंसेंटिव्स वो होते हैं जैसे थ्रेट हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, रिबुक हो गया। हम लोगों को मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनके काम के लिए, उनको निगलेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर उन्हें ख़राब करा है तो हम कई बार उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। मान लीजिए एक बॉस है, और वो बॉस क्या करता है, उसके अंडर में कई सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 और एम्प्लॉय 4, ठीक है। अब हो सकता हो ना कि सारे एम्प्लॉय एक जैसा काम नहीं कर रहे हो, ये थोड़ा अलग कर रहा है, ये उससे थोड़ा अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है, और ये थोड़ा उससे अलग कर रहा है। तो हो सकता हो एम्प्लॉय 3 जो है ज़्यादा बेटर काम कर रहा हो बाकी तीनों से। हो सकता हो कि एम्प्लॉय 2 जो है वो सबसे घटिया काम कर रहा हो, ये कर ही नहीं रहा हो काम, एट पार भी नहीं कर रहा हो, है ना। और ये हो सकता है ये जो है ये स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है और ये स्टैंडर्ड से ऊपर भी निकल गया है, मतलब E3 तो। और ये नॉर्मल काम कर रहा है, मतलब ज़्यादा कभी कभी कम। तो हो सकता हो कि क्योंकि एक जैसे एम्प्लॉय कभी भी नहीं मिलेंगे कि वो अपना टारगेट एक ही टाइम पे अचीव कर लें, उसी क्वालिटी के साथ करें, तो वर्क सबका डिफरेंट होता है। तो इसी के हिसाब से हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं, क्या, इंसेंटिव्स। तो या तो उनका क्रिटिसिज्म करते हैं, उनको निगलेक्ट करते हैं, या तो उनको पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। पनिशमेंट देते हैं कि उनको हो सकता है उनका प्रमोशन रोक दें हम, ठीक है। ये भी हो सकता है उनकी सैलरी रोक लें, थोड़ा बहुत डिमोट कर दें, या तो फिर उनको, ठीक है। उसके बाद है फ़ाइन। उनके ऊपर फ़ाइन चार्ज करते हैं काफ़ी कुछ ज़्यादा। जैसे अकाउंटेंट या फिर कोई अदर पर्सन है, अगर कुछ कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर कहीं पर भी गड़बड़ी पाई जाती है, अगर वो फॉलो नहीं करता है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ड्रेस कोड हो गया, वैसे इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है लेकिन फिर भी रहती है, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में रहती है, ठीक है। हम नहीं बोल सकते सारे इसमें ड्रेस कोड को लेके, लेकिन कुछ में मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ तो ड्रेस कोड को लेके भी वहाँ पे सख्ती हो जाती है। हो सकता है उनको फ़ाइन लगाया जाए, तो नोटिस दिया जाए, तो ये भी हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव इंसेंटिव्स में आते हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, अब हम देखते हैं कौन कौन से जो है प्लान्स हैं। हेल्से प्लान है, रोवन प्लान है, इमर्शन प्लान है, बैडेक्स प्लान है, टेलर प्लान है, मैरिक्स प्लान है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, गैंट, फिर क्रीलेसमैन्स, देन स्केलन, देन रकर्स प्लान, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के जो प्लान हैं वो हम देखते हैं इंसेंटिव्स में, और वो किस तरीके से काम आते हैं या उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग में इसके अंदर जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसमें काम आता है, या फिर रियल लाइफ में भी आपको, या जब भी आप जो मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम पास करा, उसमें अगर नहीं आया तो आगे चल के किसी ने क्वेश्चन पूछा या आपके पढ़ाने में भी आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए देखते हैं तो हम नेक्स्ट। फर्स्ट है हेल्से प्लान। हेल्से प्लान में क्या बताया गया? हेल्से प्लान में क्या बताया गया है ना, कि जो मिनिमम वेजेस होते हैं ना वो गारंटीड होते हैं वर्कर्स को, कि उतना तो देना ही है। एक मिनिमम अगर 5000 तय करा है तो 5000 तो वर्कर को दे ही रहे हैं। अगर इफ़ दे फिनिश वर्क बिफोर टाइम देन दे आर गिवन बोनस और नो पेनल्टीज़ देयर, बट नो पेनल्टीज़ देयर। देखो कोई पेनल्टी तो नहीं होती हेल्से प्लान में, पर अगर उन्होंने जो है टाइम के पहले काम कर लिया तो उनको क्या दिया जाता है, साथ ही साथ बोनस दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं करा गया बोनस को, लेकिन अब हम आगे के प्लान्स देखते हैं। अच्छा, हर एक प्लान जो है अपने आने वाले दूसरे प्लान के कंपैरिजन में, जो जैसे मैंने अभी जो हेल्से प्लान पढ़ाया हो सकता है तो इसका एक मतलब इम्प्रूव वर्ज़न जो है आपको देखने मिलेगा आगे। तो ये सारी चीज़ें हर एक प्लान के साथ यही फंडा है कि उसका अगला प्लान जो है उसमें कुछ चेंज लेके या इम्प्रूवमेंट लेके आता है, ठीक है। देखिए रोवन प्लान में क्या होता है कि जो गारंटी होती है ना
वो मिनिमम वेज की होती है। यहाँ पे मिनिमम वेज तो दिया जाएगा ही जाएगा और साथ में कोई पेनल्टी नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये तो रहेगा ही, जो ऊपर मैंने आपको बताया था सेम वैसा ही है। बट इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो स्टैंडर्ड टाइम है वो फिक्स कर दिया जाता है कि एक टाइम होगा, मान लीजिए 10 घंटे हैं। 10 घंटे जो हैं, है ना, ये कोई नौकरी करता है इतने के लिए। लेकिन अगर कोई काम है, अगर वो 5 घंटे में हो रहा है, उसका स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। और फिर क्या बोला गया है, तो अगर वो काम एंड द बोनस इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव। अगर मान लो वो 5 घंटे में काम हो रहा है और अगर वर्कर ने उसको 4 घंटे में कर लिया, ठीक है, 4 आवर में, तो क्या होगा, वर्कर को जो है इसके लिए जो है ना बोनस मिलेगा, ठीक है। जो टाइम उसने सेव करा है वो कितना है, 1 आवर। तो इस 1 आवर के ऊपर जो है वो बोनस चार्ज होगा और उस वर्कर को पेड किया जाएगा, ठीक है, उस वर्कर को हम देंगे। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इमर्शन प्लान। इमर्शन प्लान में क्या होता है, इमर्शन प्लान हमें क्या बताता है कि हर एक चीज़ जो कि रोवन प्लान में थी वो वैसी की वैसी ही रहेगी। रोवन प्लान में देख लीजिए क्या था एक बार और। रोवन प्लान जो कि अभी हमने पढ़ा, इसमें हमारे को बताया गया था जो स्टैंडर्ड टाइम है ना वो फिक्स कर देते हैं और उसके बाद जो भी टाइम सेव किया जाता है स्टैंडर्ड टाइम से अगर कम में किया जाएगा तो उसके ऊपर बोनस देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए, अब आगे वाले में क्या बोला है कि रोवन प्लान में ये तो जो लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या करना है, जो इफ़िशियंसी है ना, जो इफ़िशियंसी है वो मेज़र करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड टाइम। एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ में जो है ना मेज़र करेंगे हम एफिशिएंसी को, उसके बाद देंगे। अच्छा, एक लास्ट लाइन और लिखी है वो भी पढ़ लेते फिर समझाता हूँ। तो वर्कर इज़ रिवॉर्डेड एट एन इंक्रीजिंग रेट विद द इंक्रीजिंग टाइम सेविंग। मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया 5 घंटे में काम होता है, उसने 4 घंटे में कर लिया, बट अब हम कर रहे हैं इंक्रीज़ की। यहाँ पे वर्ड देखो और गौर करो, इंक्रीज़, और यहाँ पे भी वर्ड इंक्रीज़ जो कि पहले नहीं था, ठीक है। तो टाइम तो सेव करा, लेकिन हो सकता है अब अगली बार जब वही वर्कर उस 4 घंटे का काम मतलब जो उसने करा था उसको 3 घंटे में कर लेता है, फिर उसको वापस से हम जो है ना जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करा था उसमें से कितना या उसने इंक्रीज़ करा है, ठीक है, इंक्रीज़ रेट विद द इंक्रीज़ इन सेविंग टाइम। अगर उसके सेविंग टाइम में इंक्रीज़ होता है, जैसे अभी 1 घंटा सेव कर रहा था, 5 घंटे का काम अगर कोई 4 घंटे में कर रहा है मतलब 1 घंटा, फिर अगर उसमें ही कोई चीज़ जो है वो 3 घंटे में कर दे रहा है, 3.5 घंटे में, तो 1.5 घंटा बच गया। 5 में से अगर आप 3 घटाओगे तो 2 बच जाएगा, या आप 3.5 घटाओगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। तो 2 घंटे या 1.5 घंटा बचेगा, तो उस उतने के अंतराल में उसको उसके बेसिस पर जो है वो क्या दिया जाएगा, तो उसके बेसिस पे रिवॉर्ड दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जितना टाइम वो इंक्रीज सेव कर रहा है या फिर ज़्यादा सेव कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट है बडॉक्स प्लान, ठीक है। बडॉक्स प्लान में क्या होता है, इसमें माइनट जो है वो कंसीडर किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं मिनट, ठीक है, इसमें कंसीडर किया जाता है और एज यूनिट ऑफ टाइम। मिनट इज़ कंसीडर्ड एज यूनिट ऑफ टाइम और इसको ही हम स्टैंडर्ड मिनट बोलते हैं। स्टैंडर्ड मिनट बोलेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड मिनट जब कंसीडर करेंगे हम, ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम को हम बोलते हैं मिनट और उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, आपको बस सिर्फ ये वर्ड याद करना है बडॉक्स में मिनट। इसके अलावा आपको याद करना है कि जो स्टैंडर्ड टाइम जो होता है ना हर एक जॉब का वो फिक्स होता है, ठीक है, आफ्टर अंडरटेकिंग टाइम एंड मोशन स्टडी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, मोशन स्टडी आपको पता है और टाइम स्टडी, कितना टाइम लग रहा है वो तो हो गया टाइम स्टडी, कितना मोशन हो रहा है उसमें, मतलब कितना जो है लिफ्टिंग हो रहा है किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ रखना या अलग तरीके से जो है शिफ्ट करने का जो मोशंस हो रहे हैं, है ना, वो कितने हो रहे हैं। तो इन दोनों की जब स्टडी करके एक फिक्स्ड जो कर लेते हैं, क्या फ़िक्स करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम जो फिक्स कर लेते हैं एक जॉब का, है ना, उसके बेसिस पर जो है फिर हम जो है तो रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। ये हमें बडॉक्स प्लान बोलता है, इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। मोशन और टाइम स्टडी ये याद रखना बडॉक्स प्लान के लिए।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है टेलर्स प्लान। टेलर्स प्लान क्या बोलता है? टेलर्स प्लान बोलता है कि अलग अलग जो है और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। जो कि यहाँ पे एक चीज़ है कि मिनिमम गारंटी जो है वो नहीं होती है। अभी तक जितने भी प्लान दिए थे उसमें सब में मिनिमम गारंटी ऑफ वेजेस था, लेकिन यहाँ हर एक वर्कर को जो है वो मिनिमम गारंटी ऑफ वेज नहीं मिलता है। किस केस में? तो टेलर्स के प्लान में। टेलर क्या बोलता है कि एक स्टैंडर्ड वर्कलोड जो कि हर एक वर्कर के लिए होगा और उसके ऊपर जो कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, मोशन और टाइम स्टडी के साथ, ठीक है। तो टेलर का भी कहना है कि मोशन और टाइम स्टडी के बेसिस पर जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे इस स्टैंडर्ड वर्कलोड, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ही गेव लोअर वेजेस रेट टू द इनसफिशिएंट वर्कर एंड हायर टू द एफिशिएंट वर्कर, ठीक है। अगर किसी ने 5 यूनिट प्रोड्यूस करी हैं तो उसको जो है उसका वेज जो है हायर दिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो 3 यूनिट जो है प्रोड्यूस करता है उसका वेज थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें किसने बोली है? टेलर ने। तो अगर मान लो कभी मिनिमम वेज इसमें फिक्स ही नहीं है ना, अकॉर्डिंग टू यूनिट जो है वो चेंज होता रहेगा उनका वेजेस, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो इसमें आएगा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। एक और है, वो भी देख लो, इसी के जैसा है थोड़ा सा, है ना, और भी हैं इसमें। मैरिक्स देखो, मैरिक्स का जो मल्टीपल पीस रेट प्लान है उसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे 2 पीस रेट्स नहीं है कि किसी ने कम करा तो उसको कम देंगे और जिसने ज़्यादा करा तो, इसमें 3 हैं, ठीक है, टोटल 3 हैं। तो उन 3 के बेसिस पे जो है इन्होंने क्या बोला है, पहली कैटेगरी जिसमें लेस देन 83% जो है अगर वर्क हुआ है या प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ 83% से लेके अगर 100% के बीच में अगर कोई प्रोड्यूस करता है तो उससे जो है 110% जो है बेसिक पीस रेट देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वर्कर्स आर प्रोड्यूस मोर देन 110% आर पेड 120% ऑफ बेसिक पीस रेट, ठीक है। समझ में आया? 3 कैटेगरी में बांटा है। 83% से अगर कम है तो उसको सिर्फ और सिर्फ वही मिलेगा जो कि है, या यहाँ मैं 100% बोल सकता हूँ कि बेसिक पीस रेट मिलेगा। फिर यहाँ पे उसको 110 मिलेगा उसका, और 10% बढ़ कर मिलेगा अगर उसका पूरा काम जो है इतना परसेंट जो है अगर वो प्रोड्यूस कर देता है। और अगर यहाँ पे 110% अगर वो प्रोड्यूस करता है तो फिर उसको डायरेक्ट इससे भी ज़्यादा मिलता है, 120, ठीक है। वेट अ सेकेंड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्लान। नेक्स्ट प्लान क्या बोलता है? ये है प्लान गैंग बोनस प्लान, ठीक है। गैंग बोनस प्लान में क्या होता है कि जो मिनिमम वेज है, ठीक है, दिस प्लान गारंटीज मिनिमम वेज की गारंटी तो है, पर अगर वर्कर फेल हो जाता है अपना टास्क कंप्लीट करने में जो कि स्टैंडर्ड टाइम में अगर, तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ही रिसीव ओनली दी वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम स्पेंट एट द स्पेसिफाइड रेट, एंड इफ़ ही कंप्लीट्स द टास्क देन ही गेट्स एक्स्ट्रा। अगर वो कंप्लीट करता है टास्क तभी उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, नहीं तो सिर्फ उसको उतना ही मिलेगा जितना एक्चुअल टाइम में जो उसने स्पेंड किया है उसके हिसाब से उसको वेज मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रीलेस्टमेंट्स प्लान। प्रीलेस्टमेंट्स प्लान क्या होता है? ये एक पूरे ग्रुप के लिए होता है, ठीक है। पूरे ग्रुप को एक इंसेंटिव प्लान दिया जाता है। अगर क्या होता है तो फिर वही चीज़ पूरे ग्रुप के लिए मेज़र करेंगे, कोई भी चीज़ हो तो इंक्रीज़ इन दी पोर्शन टू इंक्रीज़ इन दी आउटपुट। अगर बोनस का जो इंक्रीज़ होता है किसके पोर्शन में, तो अगर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है तो उसी के प्रपोर्शन में जो है वो क्या बढ़ेगा, बोनस बढ़ेगा, ठीक है। ये कौन सा प्लान बोलता है? तो प्रीलेस्टमेंट्स प्लान बोलता है। और इसके लिए एक फार्मूला है कि इंक्रीज्ड प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। तो ये पूरी चीज़, ठीक है। ये आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, 1 या 2 बार 3 बार, और आपको पता रहेगा कि हाँ कैसे क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्केलन। ये लास्ट स्लाइड है, स्केलन प्लान, ठीक है।
तो स्केलन प्लान जो है वो क्या बताता है कि बोनस पे करते हैं हम किसके प्रपोर्शन में, प्रोडक्शन के प्रपोर्शन में। अगर 1% इंक्रीज़ हुआ है प्रोडक्शन में तो 1% इंक्रीज़ होगा बोनस में। चलिए ठीक है, ये था स्केलन प्लान। एंड देन रकर्स प्लान जो है, यहाँ पे स्केलन प्लान जो मेज़र करता था वो करता था प्रोडक्टिविटी, ठीक है, आउटपुट के कंपैरिजन में, ठीक है, आउटपुट के टर्म्स में जो है वो प्रोडक्टिविटी को मेज़र करता था। पर रकर्स प्लान जो है वो क्या करता है, मेज़र करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी के बेसिस पे करता है। और तो ये इसका कहना क्या है, जितना वेस्टेज जो है अगर प्रोडक्शन के कंपेयर में अगर वेस्टेज कम होता है, ठीक है, प्रोडक्शन वॉल्यूम के अगर हम रिलेट करेंगे उससे, वेस्टेज अगर कम है तो रिवॉर्ड हम जो है रिवॉर्डिंग एम्प्लॉय फॉर मिनिमाइजिंग वेस्टेज, समझ रहे हो। अगर वेस्टेज कम रहेगा, जितना कम से कम रहेगा उतना ही जो है एम्प्लॉय को हम रिवॉर्ड करेंगे। ऐसा कौन बोलता है, रकर्स प्लान बोलता है। तो यहाँ पर हमारी चीज़ें सारी कंक्लूड करता हूँ मैं। हमने अभी तक जितनी भी सारी चीज़ें देखी, ठीक है, सबसे पहले जो ये देख रहे हैं इतना अभी तक जिन्होंने कंप्लीट करा, उन सब के लिए मेरी तरफ से थैंक्स कि आपने इतना सब कुछ देखा और इतने पेशेंस से देखा। आपकी सीखने की इच्छा है, आप चाहते हो कि हाँ यूजीसी मैनेजमेंट में आपका सिलेक्शन हो, इस बार यूजीसी में आपका नेट क्लियर हो, राइट, जैसा कि मेरा हुआ है। तो चलिए फिर मैं आपसे यही बोलूँगा कि यहाँ तक तो मैंने सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है मैं वो यही करवाना चाहता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो यूनिट 2 ख़त्म, अब हम चलते हैं और नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ओके, टाटा बाय बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। प्लीज़ 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 ज़रूर से करो, क्योंकि मुझे चाहिए है थोड़ा सा प्रमोशंस उन बच्चों तक वीडियो पहुँचे जिनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय। एंड मॉक्स लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए।